नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रधानमंत्री का काफिला रोकने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ धारा 283 के तहत केस दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। ये 5 जनवरी की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री के काफिले को हुसैनीवाला फ्लाईओवर पर फिरोजपुर में करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ा था। इससे सिक्योरिटी ब्रीच का गंभीर मामला बना था। इस मामले को लेकर हालांकि राजनीति भी तेज हो रही है, लेकिन इस मामले में सबसे पहला एक्शन यह हुआ है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मंडे को, सोमवार को होने वाली है। लेकिन इस बीच ये सबसे ताजा डेवलपमेंट है कि पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धारा 283 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, इस मामले में पहला ऑफिशियल एक्शन कुछ हुआ है? 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए, मात्र जो है कहीं ना कहीं आई वॉश करने का काम किया गया है, औपचारिकता जो है उसको पूरा करने का काम किया गया है। क्योंकि 283 जो धारा लगाई गई है आईपीएस की, वो सिर्फ यातायात को बाधित करने की धारा है। बड़ी ही एक अगर बात करें सीमित धारा इसे कहा जा सकता है। और ये जो एफआईआर फिरोजपुर के कुरालगढ़ थाने में की गई है दर्ज, उसमें 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तो लिया गया है, लेकिन इस पूरी एफआईआर में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है इस यातायात बाधित होने के चलते जो है रुका या उस काफिले को रोका गया। तो बड़ी हैरानी की बात है कि पंजाब पुलिस की ओर से अब इक्का दुक्का करके औपचारिकता मात्र में ये जो है मामला दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 283 के तहत। और इसमें भी कहीं ना कहीं जो मुख्य बात थी उसको कहीं ना कहीं दरकिनार रखा गया है। हाँ, और लेकिन विपिन, ऐसे में कल तक हमने देखा था कि जो डे 1 है 5 जनवरी से हमने देखा था कि बहुत लेथार्जिक एटीट्यूड इस मामले में देखने को मिला था। पहले जेपी नड्डा ने कहा कि उनको फोन करते रहे सीएम चन्नी को, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद भी बहुत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत हल्के में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उन्होंने कर दी थी। और कल सोनिया गांधी की तरफ से भी कहा गया था कि मामले को गंभीरता से देखें, लेकिन लग रहा है कि वो लेथार्जिक एटीट्यूड अभी भी जारी है पंजाब सरकार का इस मसले को लेकर। देखिए, गंभीरता आप देख सकते हैं किस तरह से मामला जो दर्ज किया गया है। उस पूरी एफआईआर में प्रधानमंत्री के काफिले का कहीं जिक्र ही नहीं है कि इस यातायात के बाधित होने से प्रधानमंत्री का काफिला रुका। ये कहीं ना कहीं आनन फानन में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई ताकि ये दिखाया जा सके कि नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। 150 जो है गुमनाम लोगों के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज किया गया है, जिनकी ओर से रास्ता बाधित किया गया था। ट्रैफिक वायलेशन की अगर बात करें, कहीं ना कहीं उसकी धारा जो है वो लगाई गई है। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए अभी भी पंजाब पुलिस की ओर से उस तरह का एक्शन जो है वो नहीं देखने को मिला है। पंजाब सरकार की ऐसा तरफ से कोई भी ऐसे निर्देश नहीं दिए गए हैं जिसके तहत जो मामला बनता है, जिस आधार पर मामला बनता है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय रोका जाता है और ऐसी परिस्थितियों में रोका जाता है कि पूरा जो इलाका है वो खुला इलाका है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं खतरा था वहां पर। तो ऐसी परिस्थितियों में अब जो आनन फानन में एक एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन उस एफआईआर में भी ये कहीं भी दर्ज नहीं है, लिखित में नहीं है कि प्रधानमंत्री का यातायात जो बाधित हुआ या रोड जो ब्लॉक किया गया इन लोगों की ओर से, उसमें प्रधानमंत्री का काफिला भी रोका गया था। विपिन, एक अपडेट और मिल रहा है कि इस मामले में जो एमएचए की टीम पहुंची हुई है जांच के लिए, उन्होंने बठिंडा के एसएसपी से कुछ पूछताछ की है इस मामले में। इस पर कोई जानकारी है अभी इस बारे में? देखिए, समन किया गया था। 24 घंटे के भीतर जवाब देने की जवाबदेही जो है वो तय की गई थी कि एसएसपी बठिंडा जो है वो अपनी जवाबदेही तय करे और अपना जवाब जो है वो दायर करे एमएचए में। ऐसे में एमएचए की टीम देर शाम जो है वो फिरोजपुर से बठिंडा के लिए निकली थी और वहां पर जाकर एफओ स्टेशन में जो है एसएसपी को वहां पर जो है कॉल किया गया था कि नोटिस पहले ही सर्व कर दिया गया था। तो उनके बयानात भी जो है, उनकी भी क्वेश्चनिंग जो है वो एमएचए की टीम की ओर से की गई है। अपने बयान में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी रहती थी, क्योंकि बठिंडा से जब वो निकले थे तो प्रथम जो व्यक्ति जिसको ये कन्वे किया गया था वो एसएसपी बठिंडा ही थे, क्योंकि आला अधिकारियों में सबसे ऊपर का रैंक उस समय बठिंडा में वही मौजूद थे जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट एसपीजी के साथ हुआ होगा रूट को लेकर। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी ओर से किसको कन्वे किया गया, किस तरह से ये पूरा रूट आगे के लिए सैनिटाइज करने के निर्देश उन्होंने आगे किसको दिए, ये तमाम तरह की क्वेश्चनिंग जो है वो एसएसपी बठिंडा से जो है वो एमएचए की ओर से की गई। तो क्या अभी ये भी जानकारी मिल रही थी कि कुछ 13 एक अफसर और हैं जिनसे पूछताछ की जानी है या जिनसे
कम्युनिकेट करेगी एमएचए की टीम, उसको लेकर कोई जानकारी है कि क्या कल वो बातचीत होगी, कल उनसे पूछताछ होगी, जिसमें इस तरह की जानकारी भी थी कि डीजीपी और एडीजी रैंक के अफसर भी हैं? देखिए, आज डीजीपी को बुलाया गया था, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को बुलाया गया था, लेकिन क्या पूछताछ हुई, किस तरह की पूछताछ हुई, ये कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं है। लाजमी सी बात है, बड़ा मामला है, पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से आसानी से पल्ला जो है वो इससे झाड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में एमएचए की ओर से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने को लेकर ये कमेटी गठित की गई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी संज्ञान जो है जिस तरह से सुनवाई के दौरान लिया गया इस पूरे मामले का, तो ऐसी परिस्थितियों में तमाम आला अधिकारी जो भी हैं, जिनकी ड्यूटी तय थी, जो ऑफिसर लिस्ट में थे, रूट को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, सुरक्षा को लेकर, पंजाब पुलिस के, उन पर आने वाले समय में समनिंग और क्वेश्चनिंग का प्रोसेस जो है वो होता दिखाई देगा एमएचए की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। इधर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक और इसके आतंकी साजिश को लेकर इंडिया न्यूज ने जो खुलासा किया था उसकी गूंज अब सुनाई देने लगी है। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। एमएचए की जांच टीम एक्शन में है। आज टीम घटनास्थल पर पहुंची और बीएसएफ मुख्यालय भी गई। सवाल यह है कि आतंकी साजिश का अंदेशा जाहिर करते हुए एसपीजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? पांच जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह मामला सामने आया था और उसी रात 8 बजे इंडिया न्यूज ने इस मामले के आतंकी कनेक्शन होने की आशंका भी जाहिर की। मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसके पीछे क्या एक खालिस्तानी प्लॉट की कोशिश की गई थी, ये सामने आया। एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास आया है। आप देखिए कैसे सिख फॉर जस्टिस ने 3 तारीख को पंजाब के लोगों को भड़काने की कोशिश की। 5 जनवरी ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। याद करो इंदिरा गांधी जिन्ने भी सिख कौम के ग्रंथ ते पंथ ते हमला किया सी, उन्हां शहीदां दी याद ते अज अखंड पाठ साहब हुंदे है। ये अभी तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज साफ शब्दों में कहा कि जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुका था वहां धार्मिक जगह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। यूएस से चलने वाला एक आतंकी संगठन वीडियो जारी कर रहा है। वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बन सकता था। इंडिया न्यूज ने भी 5 तारीख की रात को 8 बजे इसी तरह की साजिश का अंदेशा जाहिर किया था। और हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच करने के लिए हुसैनीवाला पहुंची, फिरोजपुर पहुंची। जांच टीम फिरोजपुर में घटनास्थल पर गई और वहां के हालातों का जायजा लिया। एमएचए की टीम बीएसएफ हेडक्वार्टर भी गई थी और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एमएचए की टीम ने बठिंडा के एसएसपी से बठिंडा एयरपोर्ट पर भी कुछ सवाल जवाब किए हैं। आपको बता दें कि कई अधिकारियों को एमएचए की टीम ने तलब किया है इस सिलसिले में पूछताछ करने के लिए। इन अधिकारियों में डीजीपी चट्टोपाध्याय के अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी नागेश्वर राव, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र जैन, पुलिस महानिरीक्षक पटियाला सुखविंदर सिंह चिन्ना, फिरोजपुर के डीआईजी इंद्रवीर सिंह, फरीदकोट के डीआईजी सुरजीत सिंह के नाम शामिल हैं। इसके साथ कुल 13 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक जांच को रोका है, तो यह माना जा सकता है कि बेहद संभव है कि सोमवार के बाद हो सकता है कि इन अधिकारियों से पूछताछ वो कमेटी करे जो नई कमेटी बने, क्योंकि इस तरह की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नई कमेटी की बात कह सकता है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने 5 जनवरी की रात 8 बजे जो खुलासा किया था कि पीएम की सुरक्षा में सेंध का आतंकी कनेक्शन हो सकता है, उसकी तस्दीक एसपीजी भी कर रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी हेड की वो चिट्ठी जो 3 जनवरी को पंजाब पुलिस को भेज दी गई थी। इस चिट्ठी में बाकायदा कुछ किसान संगठनों और खालिस्तानी संगठनों के बारे में जानकारी दी गई थी कि संगठन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बाधा डाल सकते हैं, रास्ता रोकने की कोशिश कर सकते हैं। कई संगठनों के नाम और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश भी इस चिट्ठी में दिए गए थे। आपको बता दें कि जो निर्देश एसपीजी की ओर से दिए जाते हैं उनको मानना राज्यों और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है।
इधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में सिद्धू आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सारा का सारा आरोप प्रधानमंत्री पर ही मढ़ दिया और कहा कि इस मामले में पंजाब का अपमान किया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने कहा कि रैली की नाकामी की कोशिश, जो नाकामी है उसको छिपाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए स्वांग रचा जा रहा है। इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स। कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंजाब में पीएम मोदी की सभा को लेकर तंज कसा है। लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच में बोलने तो देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक के विरोध में देश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, इसमें कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आज कांग्रेस और पंजाब सरकार के खिलाफ एक मौन धरना प्रदर्शन किया गया। रुकने का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ये उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि जहाँ पर उनको रोका गया है वहाँ विजिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि 15 किलोमीटर पाकिस्तान था और कोई भी घटना को चरितार्थ किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पंजाब को एक बड़ी सौगात देने के लिए आए थे, बड़ा कुछ देने के लिए आए थे। लगातार उन्होंने, आपने देखा होगा, आज पंजाब के दिलों के अंदर मोदी जी बसते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा है ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। इसलिए हम कांग्रेस पर दबाव बनाए हैं और देश की जनता जिस प्रकार मोदी जी के प्रति खड़ी हुई है, मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, इसी कारण से आज हम यहाँ पर धरने पर। जब वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और उनके वोटों के आधार पर वो परास्त हो चुके हैं, तो वो इस ओछी मानसिकता से मोदी जी की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा है, उस गरिमा का खंडन आज कांग्रेस ने किया है। देश ने पहले से 2 प्रधानमंत्री देश में आतंकवाद की वजह से खोए हैं, और आज कांग्रेस ने वो मानसिकता जाहिर की, यानी राजनीतिक स्वार्थ उनके लिए सबसे बड़ा है, देश उनके लिए पीछे है, आज उन्होंने फिर जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद से बीजेपी के बड़े नेता भी पीएम के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से वो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में प्रधानमंत्री की आयु के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए मुंबई के हाजी अली दरगाह में चादर चढ़ाई गई। देख सकते हैं किया जा रहा है पंजाब में। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहां के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूं कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है देश की जनता की सेवा के नाते से वो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। नरेंद्र मोदी जी की सेहत और सलामती और लंबी उम्र के लिए, मुल्क में अमन और चैन के लिए मैंने यहाँ पर हाजी अली दरगाह में हाजिरी दी और मैंने दुआ की कि मुल्क के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन और सलामती की लीडर नरेंद्र मोदी साहब हैं। उनकी लंबी उम्र और साथ ही साथ उनकी सेहत और सलामती पूरी तरह से रहे, मजबूत रहे। उन्नाव में किसान ने सदर से बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता को मंच पर सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर पुलिस वाले हरकत में आए और फिर जबरदस्ती किसान को मंच से नीचे उतारा गया। अब ऐसा क्यों किया किसान ने, इस बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये लगभग 3 दिन पुराना वीडियो है जो बताया जा रहा है, जहां पर एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता मंच पर बैठे हुए थे। तभी ये किसान मंच पर पहुंचता है और अचानक से बीजेपी विधायक को थप्पड़ जड़ देता है। हालांकि इस मामले में बीजेपी विधायक की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और उन बुजुर्ग ने ऐसा क्यों किया, क्यों बीजेपी विधायक को थप्पड़ जड़ा, इस बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। दो तस्वीरों के जरिए इस पूरी घटना को हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर इस किसान ने बीजेपी विधायक को इतने लोगों के सामने भरे मंच पर थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि विधायक की ओर से कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत इस मामले में नहीं दी गई है, लेकिन विधायक के सुरक्षाकर्मी फौरन हरकत में आए और इन बुजुर्ग को मंच से नीचे ले गए। उत्तराखंड में काशीपुर की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सभा में हंगामा हो गया। यहां सभा के लिए बनाए गए मंच पर एक शख्स बड़ा चाकू लेकर चढ़ गया। इस वजह से यहां पर मौजूद लोग सख्ते में आ गए और फौरन हरकत में आए। चाकू लिए शख्स को तुरंत पकड़ लिया गया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया गया। उसके बाद आरोपी को मंच से नीचे उतारा गया। गनीमत रही कि उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत मंच पर मौजूद नहीं थे। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने कहा कि राज्य के किसानों को सुविधा देने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए निजी नलकूपों पर आने वाले बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। इस छूट की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस छूट का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट की जगह अब 1 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। इसके अलावा फिक्स चार्ज है, उसमें भी छूट दी गई है। अभी तक इस कनेक्शन पर 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से किसानों से चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब इसे जस्ट हाफ करके 35 रुपए कर दिया गया है। वहीं शहरी इलाकों में मीटर वाले कनेक्शन पर अब किसानों को 6 की बजाय 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल देना होगा। इस कनेक्शन पर भी फिक्स चार्ज को कम किया गया है। जो पहले 130 था उसे घटाकर अब 65 रुपए पर हॉर्स पावर कर दिया गया है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम नहीं घटाए बल्कि छूट दी है।
मतलब ये इतने बड़े जाली हैं, जब दुमाड़ जावे बिलों पे छूट दी, ये कैंक दिन के लिए दी। छूट का मतलब तो ये है कि उसमें दे दिया भाई आपको, ये लो छूट दे दी। ये कितने दिन के लिए दी? क्या 2 महीने के लिए दी या परमानेंट दी? अगर हाफ करना हो तो उसका वो करें कि बिजली के रेट आधे कर दिए, छूट नहीं। ये तो सारा जिसको राशन नहीं दे रहे, फोटो छपवा के, ऐसी फोटो छपवा के छूट दे रहे। छूट का क्या मतलब? रेट आधे करो, कि हमने सारे उस पे आधे रेट कर दिए, उसका वो निकाल लो पूरा, लिखत पड़ा तो बनते। अजी छूट दे दी भाई, क्या 1 महीने के लिए दे दी, कैसे दे दी? छूट का मतलब तो छूट है भाई, इतने दिन के लिए दे दी, इलेक्शन खत्म होगा, छूट खत्म। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया का बिना नाम लिए बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या से तो लोगों को इतना बैर था कि नाम तक नहीं लेना चाहते थे, अब राम का नाम ही लेना पड़ता है। सीएम योगी अयोध्या में 2000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने करीब 49 करोड़ की लागत से इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के फेज 1 का लोकार्पण किया और अयोध्या विकास प्राधिकरण के कलश कुंज आवासीय परियोजना का भी शुभारंभ किया। ये वही अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहां के युवाओं के खिलाफ, यहां के संतों के खिलाफ, यहां के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है, आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है, लेकिन विपक्ष को भी अब अयोध्या में जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। अब तो उनको भी अयोध्या नजर आने लग गई है। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ की सबसे चर्चित पश्चिम विधानसभा सीट पर अब चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प दिख रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीजेपी जैसी 2 बड़ी और दिग्गज पार्टियों के उम्मीदवार यहां से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी इस सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए लखनऊ की इस खास विधानसभा सीट से हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के इस टाइम पश्चिम विधानसभा में हम मौजूद हैं, यानी पुराना लखनऊ। पुराने लखनऊ की अगर हम बात करें तो पुराना लखनऊ कई मामलों में अहम माना जाता है। अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो करें तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जो है राजनीति करते चले आए हैं और कई मायनों में जो है पुराना लखनऊ कई चीज़ों में अहम माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम विधानसभा में 2022 चुनाव को लेकर के, क्या चाहती है यहाँ की जनता, क्या मूड है, किसको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहती है? बीजेपी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जैसा भी आपने देखा है अभी तक हुआ है, बोला जा रहा है कि मतलब मिल रहा है, यहाँ पे किसी को अभी तक कुछ भी मिला है? खाते में आए हैं पैसे? कुछ नहीं मिला है। सिलेंडर के प्राइस आप देख रहे हैं कितने हो रहे हैं, सिलेंडर प्राइस 1000 और कहीं पर कुछ भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला। और जैसे कि जितने दावे करे जा रहे हैं वो दावे बिल्कुल ही झूठ है। हमको ये कहीं पर और कोई बदलाव नहीं नजर आया है। बदलाव जो असल में नजर आया है वो बीएसपी का नजर आया है और बीएसपी ने जितना करा है उतना यहाँ पे किसी ने भी नहीं करा है। ओके, बताएं क्या नाम है आपका? अकील अहमद नाम है, मैं लखनऊ पश्चिम का हूँ और ये हम आपको, आपकी जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे 32 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन
बसपा, सपा और भाजपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, और इतना लूटा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश को कटोरा थमाया है इन तीनों सरकारों ने बारी बारी से। यहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रियंका जी आई हैं, और प्रियंका जी एक लड़की हो, एक लड़की को एक हौसला देने आई है कि लड़की है वो लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में एक लड़कियों का राज आने वाला है और माँ बहनों का राज आने वाला है, क्योंकि इन्होंने माँ बहनों को भी बेवकूफ बनाया है इस सरकार ने। हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे हमारे हिंदू ये उत्तर प्रदेश को लड़ाने का काम किया है, और बारी बारी से लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता को। हम चाहते हैं यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अहमद रहमानी है। और हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम जो है जब आ जाएंगे तो विदेशों में काला धन पड़ा हुआ है उसको हम लाएंगे। बोलो आना चाहिए? नहीं, हमने भी कहा था आना चाहिए, आपने भी कहा था आना चाहिए। वो भी एक जुमला था, वो भी एक झूठ था। उन्होंने कहा आप सब लोग अपना अपना जीरो अकाउंट खुलवा लिए, सबने जीरो अकाउंट खुलवाया, किसी के अकाउंट में आया 15 लाख रुपए। CNRC पर धरना प्रदर्शन पूरे भारत में हुआ। बहन जी कहाँ थी? बहन जी क्या अपनी कोठी से बाहर निकलती हैं? ये जवाब दे पाएंगे? बहन जी आप कार्यकर्ता से मिलती है, जवाब दे पाएंगे? ये प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में चाहे लखीमपुर किसानों का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे सोनभद्र का हो, CNRC में चाहे जामिया मिलिया में जुल्म हुआ हो, वहां मौजूद थी। हर जगह मौजूद होकर ताकत देने का काम कर रही, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, उसको नेता कहा जाता है। कोठी के अंदर बैठ के को अब राजनीति नहीं चलने वाली है, सारे लोग जान चुके हैं। और भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आम जनता को अपने हाल पे मरने पे छोड़ दिया है। बुनियाद आरोप कांग्रेस पार्टी का, जहां पर आप देखें धरातल पे आप देखें कांग्रेस पार्टी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है और उनका कहीं पर भी नामो निशान नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का लक्ष्य रखा है। 1 अरब 41 करोड़ अब तक वैक्सीनेशन कराए जा चुके हैं। 45 लाख रोजगार दिया जा चुका है। इस तरीके से 45 लाख मकान दिए गए, जिसमें 15 लाख मुसलमानों को आवास दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें 49 एम्स कॉलेज खोलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता योगी आदित्यनाथ महाराज कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जो मुख्यमंत्री अपने बाप के मरने में नहीं जाता, वो मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जनता के दरवाजे पर गया है। बता दे कोई कांग्रेस का नेता, बता दे कोई सपा का नेता, बता दे कोई बसपा का नेता, अपने नेता का नाम बसपा बता दे कि कोई कोरोना काल में निकल के काम किया हो। ऐसा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, जनता के बीच में जाकर काम किया है। ये गुंडागर्दी, यही गुंडागर्दी खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया है। माफियाओं को खत्म करने के लिए बसपा में जो गुंडे थे उनको जेल भेजकर आज भयमुक्त समाज जो दिया है वो योगी आदित्य महाराज ने दिया है। जो आप यहाँ पर शांति से खड़े हैं, ये योगी जी की देन है, योगी जी की देन है। और दोबारा 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी। हम लोग अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। अखिलेश भैया ने बहुत काम किया है। जितना सब कुछ यहाँ पे जितना भी विकास हुआ है सब अखिलेश भैया की देन है। बीजेपी ने तो सिर्फ फीता काटा है बस। बीजेपी ने फीता काटा है। आप क्या कहेंगे? हम लोग भी अखिलेश भैया ही को लाना चाह रहे हैं और उन्होंने बहुत विकास किया है। क्या अखिलेश यादव? उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आगरा सड़क बनवाया, पेंशन दी महिलाओं, गरीब महिलाओं को, और जो है कि क्या कहते हैं, जो उन्होंने मकान भी दिए हैं, बहुत से काम करवाए हैं। अखिलेश का क्यों? अखिलेश का क्या ऐसे काम उन्होंने? भाजपा ने बहुत गलत किया। हम लोगों की सबकी शिक्षा खराब कर दी। हम लोगों ने पढ़ाई की सोची आगे तो, लेकिन उन्होंने कारोबार बंद कर दिए। कोई भी काम अच्छा नहीं किया। 2022 को लेकर के कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। जनता को जो भी मतलब सिलेक्शन करना होता है वो इसके बेसिस पे नहीं होता है। अपने पास्ट में जाकर के देखना होता है कि कौन सी सरकार ने किस मीन्स मुद्दे नजर को देखते हुए और सारी जनता को देखते हुए क्या क्या डिसीजंस लिए हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, जिसमें उन्होंने हर तरह से हर चीज में इक्वालिज्म दिया है, लाइक एजुकेशन, साथ ही में फार्मर्स, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर मुस्लिम्स हो, सबको इक्वालिटी उन्होंने दी है।